नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। आप बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं खबरों का टॉप एंगल। तो खबरों के टॉप एंगल में हम आपको सिर्फ खबरों से रूबरू नहीं कराते, उसके हर पहलू की जानकारी देते हैं। हमारे लिए खबर का मतलब शोर नहीं, बल्कि आपको उसके हर पहलू से अवगत कराना है जो आपको किसी चैनल पर नहीं दिखाया जाता। यहाँ खबरों के उस एंगल को आपको समझाया जाता है, वो एंगल जिसे आप जानना चाहते हैं। तो चलिए खबरों के टॉप एंगल में आज बात सबसे पहले करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी की बात होगी। यहाँ उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच शुरू हुई लेटर की लड़ाई की बात करेंगे। दोनों के बीच की जुबानी जंग अब पत्र व्यवहार पर आकर टिक गई है। आज सुबह उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा था, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक पत्र लिखा। पूरा मामला आपको बताएंगे खबरों के टॉप एंगल में। दूसरी खबर रहेगी राहुल गांधी से जुड़ी हुई। राहुल गांधी की जैकेट को लेकर आपको बताएंगे, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर पहुंचते ही पहन ली। लेकिन सवाल ये उठने लगे हैं कि जो राहुल कन्याकुमारी से एकमात्र टी शर्ट में जम्मू पहुंचे, वो राहुल कश्मीर की ठंड से डर गए क्या? जानेंगे राहुल के कोट की सच्चाई। तीसरी खबर धर्म सेंसर बोर्ड को लेकर। अब तक मुंबई फिल्मों को रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना होता था, लेकिन अब ये लगता है कि फिल्म्स और ओटीटीज पर सीरीज प्रसारित करने से पहले निर्माता और निर्देशकों को साधु संतों और धर्म गुरुओं की इजाजत लेनी होगी। पूरा मामला आपको खबरों के टॉप एंगल में आज समझाएंगे। और चौथी खबर, जहां देश को मिलने जा रहे पहले समलैंगिक जज की बात करेंगे। इस जज को लेकर केंद्र और कॉलेजियम के बीच किस तरह से जंग छिड़ गई है, उसकी बात करेंगे। क्योंकि जिस समलैंगिक जज पर केंद्र ने आपत्ति जताई थी, उसी नाम को अपनी दलीलों के साथ कॉलेजियम ने एक बार फिर से केंद्र को नियुक्ति के लिए भेज दिया है। अब इस पर हामी भरना सरकार की मजबूरी है, ये देखना होगा, या फिर सरकार इस और मामले को अभी लटका के रखेगी, ये भी जरूर इस पूरे मामले में देखना होगा। तो इन तमाम खबरों का हर एंगल आपको दिखाएंगे टॉप एंगल में, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में लेटर लड़ाई की। दरअसल ये पूरा मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सक्सेना के ये बीच पूरा विवाद जो है वो एक चिट्ठी से शुरू हुआ। इसकी शुरुआत आज अरविंद केजरीवाल के एक ट्वीट से हो जाती है, जिसमें डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से छेड़छाड़ पर सवाल उठाया जाता है। केजरीवाल ने इसी बहाने दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं और उपराज्यपाल को घेरा है। क्या कहते हैं, पराए घर में अब्दुल्ला दीवाना। ये एलजी कौन हो गया है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया आके लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिल्ली में फिर लेटर वॉर, एलजी केजरीवाल में तकरार। रेप कैपिटल पर घमासान, एलजी देंगे ध्यान। एलजी वर्सेस केजरीवाल, सियासत जोरदार। 31 दिसंबर की रात अंजलि मर्डर के केस के बाद दिल्ली शर्मसार थी, लेकिन दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ हुई छेड़छाड़ के बाद राजधानी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मेरे को तो घर जाना है, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं। इसे लेकर सीएम केजरीवाल और एलजी वीके सक्सेना के बीच लेटर वॉर छिड़ गया। असल में पहले केजरीवाल ने ट्वीट पर लिखा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था तेजी से बिगड़ रही है, लेकिन दिल्ली के एलजी साहब कानून व्यवस्था को सुधारने के बजाय गंदी राजनीति में व्यस्त हैं। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने आगे लिखा कि बिना किसी अधिकार के एलजी अधिकारियों के साथ कई बैठकें भी कर रहे हैं, जो कि चुनी हुई सरकार के काम में रुकावट डालने के लिए की जा रही हैं और उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस ट्वीट के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखी एक चिट्ठी भी सामने आई, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीएम केजरीवाल की ओर से विधानसभा में उनकी ओर से एलजी को लेकर इस्तेमाल किए गए शब्दों को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। इसमें अरविंद केजरीवाल ने एलजी को संबोधित करते हुए कहा था कि एलजी कौन है, एलजी कहां से आया,
एलजी ने कहा कि इन शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत अपमानजनक है। कहां से आ गया एलजी? दरअसल अरविंद केजरीवाल ने सदन में एलजी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए बयान दिया था और इस दौरान सदन को यह बताया था कि किस तरह एलजी चुनी हुई सरकार के कामकाज में रुकावट पैदा कर रहे हैं। बता दें कि आज सुबह उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक पत्र लिखा। केजरीवाल ने लिखा, आज सुबह एलजी साहब का पत्र मिला, उन्हें मेरा जवाब। सर, हमें अपना काम करने दीजिए। आप दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक कीजिए ताकि कंझावला जैसा दूसरा केस फिर ना हो। केजरीवाल ने चिट्ठी के जरिए एलजी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल सुरक्षित नहीं हैं, तो आम महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी? ऐसे मामलों से दिल्ली को रेप कैपिटल कहा जाता है तो सिर शर्म से झुक जाता है। अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल से अपने सभी मंत्री और विधायकों के साथ कल मिलने का समय मांगा है। केजरीवाल ने चिट्ठी के जरिए तीखा हमला बोलते हुए लिखा, एक तरफ एलजी साहब मोहल्ला क्लिनिक का किराया, डॉक्टर्स की सैलरी और टेस्ट रोक देते हैं और फिर कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक अच्छे से काम नहीं कर रहे। दिल्ली के लोग अपने टीचर्स को फिनलैंड भेजना चाहते हैं, आप वहां जाने से रोकते क्यों हैं? बता दें कि उपराज्यपाल ने 16 जनवरी को राजनिवास के बाहर प्रदर्शन का जिक्र करते हुए लिखा था कि मैंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बैठक के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। एलजी ने लिखा कि मुझे खुशी होती अगर आप और उप मुख्यमंत्री बातचीत करने आते, लेकिन आपने प्रदर्शन करना चुना और मीडिया में बयान दिया कि उपराज्यपाल ने मिलने से मना कर दिया है। एलजी ने अपनी चिट्ठी में सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार घटने और प्राइवेट स्कूलों से छात्रों का सरकारी स्कूल में आने के दावे को गलत बताया। शिक्षकों को फिनलैंड भेजने के मामले पर उपराज्यपाल ने लिखा कि मैंने शिक्षकों को विदेश भेजने वाले प्रस्ताव को खारिज नहीं किया है। शिक्षा विभाग को कहा था कि बीते कुछ सालों की ट्रेनिंग के आधार पर पता लगाया जाए कि क्या यह संभव है कि आईआईएम जैसे संस्थानों में हम ट्रेनिंग नहीं करा सकते। इस चिट्ठी में एलजी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों को समय पर फंड न मिलने का मुद्दा भी उठाया। संविधान में एलजी और सीएम दोनों के अधिकारों और कर्तव्यों का साफ साफ वर्णन है, लेकिन दिल्ली में अधिकारों को लेकर दोनों के बीच जंग लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन अब इंतजार इस बात का है कि क्या एलजी साहब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री विधायकों को मिलने का वक्त देते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब जरा इस खबर का टॉप एंगल समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल एलजी से तकरार के बीच राष्ट्रपति ने एलजी वीके सक्सेना को नई शक्तियां सौंप दी हैं। 2 नई शक्तियां मिलने से दिल्ली के एलजी की ताकत बढ़ी और इससे केजरीवाल परेशान हो गए। सीएम केजरीवाल और वीके सक्सेना के बीच पहले से ही तनातनी का दौर चल रहा है। एमसीडी में महापौर और उप महापौर चुनाव में निर्वाचित सरकार को दरकिनार करने का भी आरोप लगाया गया। सीएम केजरीवाल पहले भी कई बार सरकारी फाइलें रोकने का उन पर आरोप लगा चुके हैं और स्वाति मालीवाल के साथ छेड़छाड़ को एक बड़ा मुद्दा अब केजरीवाल बना रहे हैं। और दिल्ली में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और सुरक्षा का मुद्दा बेहद अहम है भी, और इसीलिए इसे दोबारा से भुनाने की कोशिश की जा रही है। और यही एक बड़ा कारण है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले पर एक बार फिर से अब एलजी के साथ एक से एक करने पर जुटे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दिल्ली हाईकोर्ट की। दिल्ली हाईकोर्ट जज नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक बार फिर से वकील सौरभ कृपाल का नाम आगे कर दिया है और इसके बाद अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि भारत को उसका पहला समलैंगिक जज मिल सकता है। वकीलों ने कॉलेजियम के इस फैसले का स्वागत भी किया है। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने एक बार फिर वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपाल को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की सिफारिश सरकार से की है। दरअसल इससे पहले 2021 में भी कॉलेजियम ने सौरभ कृपाल के नाम की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने कुछ आपत्तियों के साथ उस सिफारिश को खारिज कर दिया था। अब कॉलेजियम ने केंद्र सरकार की उन आपत्तियों को खारिज कर एक बार फिर सौरभ कृपाल का नाम नियुक्ति के लिए भेजा है। केंद्र सरकार को आपत्ति थी कि सौरभ कृपाल समलैंगिक हैं, इसलिए केंद्र का कहना है कि समलैंगिक अधिकारियों के लिए उनके लगाव के चलते उनमें पूर्वाग्रह होने की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही केंद्र ने कृपाल के पार्टनर के स्विस नागरिक होने पर भी सवाल उठाए हैं। केंद्र की इन आपत्तियों पर अब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने क्या कहा? कृपाल योग्य, ईमानदार और समझदार हैं। उनकी नियुक्ति से दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच की
वैल्यू बढ़ेगी और कोर्ट अधिक समावेशी और विविधता को जगह देने वाली जगह बनेगी। उनका व्यवहार हमेशा से संतोषजनक रहा है। कॉलेजियम ने दलील दी है कि मौजूदा वक्त में और आज से पहले भी संवैधानिक दफ्तरों में अलग अलग पदों पर ऐसे लोग रहे हैं जिनके पार्टनर दूसरे देशों से हैं। इसलिए यह सिद्धांतों का मामला है और इस आधार पर सौरभ कृपाल की उम्मीदवारी पर सवाल नहीं खड़े किए जाने चाहिए। बता दें कि पूर्व चीफ जस्टिस एम.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 11 नवंबर 2021 को सौरभ कृपाल के नाम की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट में LGBTQ मामले में वकीलों की टीम का हिस्सा रहे हैं सौरभ कृपाल। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मुकुल रस्तोगी की देखरेख में सीखा काम। सौरभ कृपाल समलैंगिकों के अधिकारों के मुद्दों से जुड़े रहे हैं। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड से कानून की डिग्री ली, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। 1990 के दशक में भारत लौटने से पहले उन्होंने कुछ वक्त के लिए जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में काम किया। भारत आने के बाद से वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। सौरभ कृपाल के पिता BN कृपाल देश के 31वें चीफ जस्टिस थे। इस बीच कानून के जानकारों ने फिर से सौरभ कृपाल के नाम की सिफारिश करने के फैसले का स्वागत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की कर लेते हैं। वैसे तो कई बातों को लेकर ये भारत जोड़ो यात्रा सुर्खियों में रही है, लेकिन सबसे ज्यादा बात हुई है राहुल गांधी की टी शर्ट की। कन्याकुमारी से लेकर अब तक वह एक जैसी ही सफेद टी शर्ट और एक जैसे ही ट्राउजर में नजर आए हैं, लेकिन जैसे ही ये यात्रा जम्मू पहुंची तो राहुल गांधी पहली बार जैकेट पहने नजर आए हैं। अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी को भी ठंड लगने लगी है? भारत जोड़ो यात्रा, बदला बदला नजारा। जम्मू में एंट्री, राहुल ने ड्रेस बदली। क्या राहुल को लगने लगी ठंड? राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज जम्मू कश्मीर पहुंची, लेकिन यहां पहुंचते ही यात्रा का नजारा अलग नजर आया। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पहली बार ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। तस्वीर में राहुल गांधी जैकेट पहने नजर आए। ऐसे में लोगों को लगा कि राहुल गांधी को अब ठंड से डर लगने लगा है। तस्वीर में ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी ने काले रंग की जैकेट पहनी है, लेकिन कुछ ही देर में साफ हो गया कि राहुल ने जैकेट नहीं बल्कि रेनकोट पहना था, जिसे राहुल गांधी ने बारिश के दौरान पहना था। लेकिन जैसे ही बारिश बंद हुई तो उन्होंने रेनकोट उतार दिया। राहुल गांधी अब यात्रा में फिर दोबारा से सफेद टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। कड़ाके की सर्दी में जहां लोग घरों में दुबक कर बैठे हैं, कपड़ों की 4 से 5 लेयर पहन रहे हैं, तब राहुल गांधी महज एक टी शर्ट पहनकर भारत की यात्रा कर रहे हैं। खास बात यह भी है कि कन्याकुमारी से लेकर अब जब यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है, राहुल अब भी सफेद टी शर्ट में ही नजर आ रहे हैं। लेकिन आज जैसे ही उन्होंने कुछ देर के लिए रेनकोट पहना तो ये खबर सुर्खियां बन गई। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर खूब राजनीति हुई। उनके विरोधियों ने कहा कि यह सिर्फ एक नौटंकी है और राहुल गांधी ने टी शर्ट के अंदर भी इनर पहना हुआ है। बीजेपी IT सेल के चीफ अमित मालवीय समेत कई नेताओं ने राहुल गांधी की एक तस्वीर भी शेयर की, जिसमें दिखाया गया कि उन्होंने टी शर्ट के अंदर एक गर्म इनर पहनी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 125वें दिन जम्मू कश्मीर के कठुआ पहुंची। यहां राहुल गांधी के साथ शिवसेना नेता संजय राउत भी नजर आए, लेकिन बारिश से बचने के लिए राहुल का रेनकोट पहनना भी सियासी गलियारों में एक मुद्दा बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब जरा इस खबर का टॉप एंगल समझ लेते हैं। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल सिर्फ और सिर्फ अब तक टी शर्ट में नजर आए हैं, लेकिन अब बारिश से बचने के लिए जैसे ही उन्होंने काले रंग का रेनकोट पहना तो सुर्खियां बटोरने लगे। कड़ाके की सर्दी में भी वो सिर्फ एक टी शर्ट पहनकर ही ये यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी की ये टी शर्ट खूब राजनीति के केंद्र का भी जो है वो कारण रही है। अब बीजेपी नेताओं ने टी शर्ट पहनने को नौटंकी बताया है। अमित मालवीय ने तो तस्वीर शेयर करते हुए अंदर गर्म इनर की बात तक कह दी।
तो इस पूरे मामले को लेकर खूब भुनाया गया, खूब बात हुई राहुल की इस टी शर्ट की, सफेद टी शर्ट की। आखिर ठंड में कैसे वो सिर्फ एक टी शर्ट के बिना पर ये पूरी यात्रा कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पठान फिल्म की, जिसमें भगवा रंग की बिकनी पहनने पर सनातन धर्म के अपमान का विवाद अब भी जारी है। लेकिन आगे किसी फिल्म के जरिए सनातन धर्म का अपमान ना हो, इसके लिए धर्म सेंसर बोर्ड का गठन कर दिया गया है। अब प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने कहा कि अब बॉलीवुड और OTT प्लेटफॉर्म भी सनातन धर्म के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। फिल्मों पर चलेगी धर्म सेंसर बोर्ड की कैंची। सनातन और संस्कृति से नहीं कर पाएंगे छेड़छाड़। OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी रहेगी पैनी नजर। धर्म संसद एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के नेतृत्व में धर्म सेंसर बोर्ड का गठन किया गया। प्रयागराज में आयोजित धर्म संसद में संतों ने सनातन धर्म और संस्कृति बचाने को लेकर चिंता जाहिर की। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अब फिल्म निर्माता निर्देशक सनातन धर्म और संस्कृति के साथ OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी सनातन धर्म से छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। देखिए, सेंसर बोर्ड से बचने का तरीका निकाल लिया कि जो फिल्म सेंसर बोर्ड से पास नहीं हो सकती है उसको OTT प्लेटफॉर्म पर दिखा दे। तो ये सब हो रहा है ना कि आप झरोखा खोल दे रहे हैं और झरोखा खोल करके उससे आप आगे आ जा रहे हैं। समाज में तो चीज़ पहुंच ही जा रही है। फिर सेंसर बोर्ड क्या करेगा? सेंसर बोर्ड क्यों इस पर आपत्ति नहीं करता है कि OTT प्लेटफॉर्म पर भी सेंसर लागू रहेगा? ये समस्या। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हमारी कार्यशैली झोंकना, टोकना और रोकने की हो। झोंकने का अर्थ है कि हम सबसे पहले अपनी बात उन तक पहुंचाएंगे, अगर इससे बात नहीं बनी तो टोकेंगे और इसके बाद उन्हें रोकने का हर संभव प्रयास करेंगे। भाई आपको बताया था फिर भी आप नहीं कर रहे, थोड़ा ठीक नहीं है। और फिर अगर उसके बाद भी नहीं तो फिर रोकने के लिए जो संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं उनका उपयोग करते हुए न्यायालय आदि का सहारा लेते हुए हम उनको धर्म को ठेस इसलिए इस तरह से पहुंचा रही हैं कि धारणा बदल दे रही हैं। ऐसे अनेक दृश्य हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि भावी पीढ़ी के मन में जो हमारे शास्त्रों की स्थापित धारणाएं हैं वो बदल जा रही हैं। इसलिए हमको चिंता हो रही है। धर्म सेंसर बोर्ड का काम केवल फिल्म, चलचित्र, धारावाहिकों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में होने वाले नाट्य मंचन पर भी रहेगा। साथ ही स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में ऐसे कोई पाठ्यक्रम होंगे तो उनको भी हटवाया जाएगा। ऐसी कोई भी चीज जो भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म परंपरा को खंडित करने का कार्य करेगी, उस पर कार्यवाही की जाएगी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि धर्म संसद साधु संतों का एक ऐसा खुला मंच है जहां धर्म से जुड़े विषयों पर खुली चर्चा होती है। धर्म संसद में चर्चा का विषय धर्म के विस्तार से लेकर धर्म के अंदर की कुरीतियों को खत्म करने का होना चाहिए। लेकिन आजकल धर्म संसद में जिस तरह के बयान सामने आते हैं वो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब जरा इस खबर का टॉप एंगल समझ लेते हैं। दरअसल धर्म सेंसर बोर्ड की गाइडलाइन क्या है? हाल ही में कई फिल्मों पर सनातन को आहत करने के आरोप लगे हैं। अब विरोध हुआ तो सेंसर बोर्ड ने कैंची चलाई। इसीलिए अब धर्म गुरु, साधु और संत सेंसर बोर्ड पर भरोसा नहीं करके खुद धर्म सेंसर बोर्ड बनाना चाहते हैं। अब इसके बाद ऐसी फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाई जाएगी जिसके दृश्य, शब्दावली, संवाद और गीत, ये इसके अलावा उसके हाव भाव, उसके भावार्थ में सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का अपमान हो। इस फिल्मों में धर्म, संस्कृति के मूल्यों और मानकों के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील होना होगा। फिल्म धार्मिक समरसता, आस्था और सामाजिक परिवर्तन के प्रति उत्तरदायी हो और इसके अलावा फिल्मों में धर्म, धैर्य या सांस्कृतिक परंपरा का उपहास या उसे विकृत रूप में प्रदर्शित करने वाला न हो। तो ये तमाम चीजों का ध्यान रखना होगा और इस पूरे मामले को लेकर अब एक बार फिर से एक नई ही बहस चल रही है। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां राम रहीम को फिर से 40 दिन की पैरोल मिल गई है। आपको बता दें 56 दिन बाद फिर से राम रहीम को पैरोल मिली है और 20 साल की सजा काट रहा है राम रहीम रेप केस में। राम रहीम की पैरोल पर स्वाति मालीवाल ने निशाना भी साधा है। बेशर्मी की
हर हद हो गई पार। स्वाति मालीवाल ने ये तंज किया है क्योंकि रेप मामले में राम रहीम 20 साल की सजा काट रहे हैं और अब इस पूरे मामले में जब एक बार फिर से राम रहीम पैरोल पर बाहर आने वाले हैं, 40 दिन का पैरोल उन्हें मिला है, तो इस पूरे मामले पर अब महिला बोर्ड की अध्यक्ष, दिल्ली महिला बोर्ड की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल कहती हैं कि बेशर्मी की ये तो हद हो गई। महिलाओं के हक की आवाज हमेशा से उठाती आई हैं स्वाति मालीवाल और लगातार इसको लेकर बातचीत करती रहती हैं। इससे पहले भी महिलाओं की छेड़छाड़ का मामला हो, दिल्ली की सड़कें किस तरह से असुरक्षित हैं वो मामला हो, किस तरह से खिलाड़ी जब सामने आए हैं तो महिला खिलाड़ियों के पक्ष में भी वो रही हैं। और अब क्योंकि महिलाओं के खिलाफ ये जो जघन्य अपराध है, रेप मामले में 20 साल की सजा काट रहे हैं राम रहीम, अब जब पैरोल पर बाहर आने की तैयारी फिर से एक बार हो गई है तो स्वाति मालीवाल कहती हैं कि ये तो बेशर्मी